खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। मिल्लत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान की 5 रियासतों में हुए इंतखाबात के जो नताइज आए थे उस पर अब दसियों तरह का तज्ज़िया सुन चुके हैं, बहस सुन चुके हैं, डिबेट सुन चुके हैं। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज से अपना तज्ज़िया पेश किया है। 3 रियासत यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत सबसे ज़्यादा मौज़ूए बहस है। इस पूरे मसले पर हम ख़ुद खबर दर खबर में और मिल्लत टाइम्स के दूसरे प्रोग्राम में हम कई तरह की गुफ्तगू आपके सामने पेश कर चुके हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद का इंटरव्यू भी आप मिल्लत टाइम्स पर देख चुके हैं। इस पूरे रियासत में या इस पूरे मामले में कांग्रेस की 3 जगहों पर कैसे जीत हुई और 2 जगह कांग्रेस क्यों हार गई, इस पूरे मसले पर हमने एक खुसूसी बातचीत की है कांग्रेस की स्पोक पर्सन पल्लवी शर्मा से। पल्लवी शर्मा को मिल्लत टाइम्स के मुतअद्दिद इश्यूज़ में आप इससे पहले भी देख चुके हैं, लेकिन उस वक्त पल्लवी शर्मा कांग्रेस में नहीं थी और उनकी हैसियत बस एक सोशल एक्टिविस्ट या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की हैसियत से थी। पल्लवी शर्मा को हाल ही में कांग्रेस ने अपना स्पोक पर्सन बनाया है और डायरेक्ट उन्होंने कांग्रेस स्पोक पर्सन के तौर पर ही ज्वाइन किया। तो हमने पल्लवी शर्मा से 3 रियासत में हुए इंतखाबात और कांग्रेस की जीत पर गुफ्तगू की है। पल्लवी शर्मा ने आम गुफ्तगू और आम स्पोक पर्सन से हटकर कुछ नई बात की है और अपनी जीत से ज़्यादा उन्होंने बीजेपी की हार की वजह बताई है कि बीजेपी का वोट बैंक क्यों कम हुआ, बीजेपी की शिकस्त क्यों हुई। इसलिए ये वीडियो, ये प्रोग्राम, ये कह लीजिए खबर दर खबर का ये एपिसोड कांग्रेसियों से ज़्यादा बीजेपी वालों के लिए और आम आवाम के लिए है और आपको ये वीडियो देखकर फैसला भी करना होगा कि किस तरह के मुद्दों पर, किस तरह के इश्यूज़ पर आपको वोट करना है और बीजेपी की शिकस्त किन किन लोगों की वजह से हुई है। क्या उसके लिए सिर्फ मोदी जिम्मेदार हैं या कांग्रेस या बीजेपी के स्टार स्पोक पर्सन संबित पात्रा भी। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। पल्लवी, ये बताइए कि कांग्रेस की जो इतनी बड़ी जीत हुई है तो क्या राहुल गांधी की जो कोशिश है वो कामयाब हुई है, उनकी मेहनत रंग लाई है, या मोदी खिलाफ जो एक माहौल बन गया था उसका ये नतीजा है? देखिए, पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, 2014 के बाद ये हमारी पहली इतनी बड़ी जीत है। ये बिल्कुल राहुल गांधी जी, जो कि पार्टी प्रेसिडेंट है, मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट है, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, ये उनकी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक परिवार की तरह बांध के रखा इस इलेक्शन के टाइम, जब वर्कर्स बहुत ज़्यादा, देखिए कोई भी पार्टी अगर जब पराजय होती है तो डिमोरलाइज हो जाती है थोड़ी, तब आपको एक ऐसे अध्यक्ष की ज़रूरत होती है जो उस डिमोरलाइज टाइम पे, उस हार के टाइम पे भी आप में उम्मीद जगा सके, आपको प्रोत्साहित कर सके कि आप और बेहतर कीजिए। वो क्षमता मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी ने दिखाई और आज उसका नतीजा था कि हर स्टेट में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ग्राउंड वर्कर से लेकर हमारे इन स्टेट्स में जो सीनियर लीडर्स हैं, सब ने एक साथ मिलकर कड़ी मेहनत की और बहुत काम किया। और सबसे बड़ा कारण जो हमारी इस जीत का है वो एक ये भी है कि हमने जनता के मुद्दों के साथ कनेक्ट किया, हमने जनता के साथ कनेक्ट किया। आप हमारी कैंपेनिंग देख लीजिए, श्री राहुल गांधी जी ने हर उस मुद्दे की बात की जिसको बीजेपी, जो कि हालांकि सरकार है इस वक्त देश में और उनको वो मुद्दे एड्रेस करने चाहिए, फेल हो गई मिजरेबली। राहुल गांधी जी ने हर उस मुद्दे को उठाया, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया, औरतों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया, हेल्थ केयर सर्विसेज को उठाया, सबसे ज़रूरी किसानों के मुद्दे को उन्होंने उठाया। किसानों का कर्ज भी माफ़ कर दिया है 2 रियासतों में। जी, हमने दो नहीं, 3 रियासतों में, जिनमें हम राजस्थान का तो ऐलान अभी नहीं हुआ है, बल्कि अभी जो लेटेस्ट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का तो ऐलान हो गया है। जी, देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब में जहाँ पे हम जीते थे, हमने वहाँ पे भी ऐलान किया था और वहाँ पे तो कर्ज माफ़ी हो चुकी है बहुत किसानों की। अभी कुछ टाइम पहले ही 2nd फेज़ रोल आउट हुआ है जहाँ पे कितने लाख फार्मर्स का। लेकिन इस जीत पे जो कांग्रेस वाले इतने जश्न मना रहे हैं, अगर हम वोट फीसद को देखते हैं, वोट शेयर को देखते हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बावजूद उनका वोट फीसद जो है वो कम है बीजेपी के मुकाबले में। राजस्थान में ज़रा का फ़र्क है, छत्तीसगढ़ में काफ़ी फासला है। तो ऐसा लगता है कि 2019 में फिर मोदी लहर कामयाब हो जाएगी। देखिए तबरेज़ जी, हम एक ऐसी डेमोक्रेसी में रहते हैं जहाँ पे वोट शेयर
जीत में नहीं या हार में नहीं बदलता। एंड में सीट्स हैं जो मायने रखती हैं, जो हार और जीत में बदलती हैं। ये कहने के बाद भी मैं ये कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि हम जीत गए तो बीजेपी वाला अहंकार हमने अपना लिया, वैसा नहीं है। हम इस जीत के बाद भी ड्राइंग बोर्ड पे गए वापस और एनालाइज किया कहाँ कमी रह गई थी, हम और क्या बेहतर कर सकते थे, और फिर से दोबारा मेहनत शुरू कर दी 2019 के लिए। 2019 के लिए महागठबंधन की तैयारी चल रही है और जो सबसे बड़ी रियासत है यानी जो उत्तर प्रदेश है उसका बहुत अहम किरदार होगा। लेकिन वहाँ की जो दो बड़ी पार्टी है समाजवादी और बीएसपी, इन दोनों के लीडरान आपके साथ कई मरतबा से नहीं आ रहे। इस आपकी जो 3 जगहों पे हल्फ बर्दारी तकरीब हुई है उसमें भी ना तो अखिलेश यादव आए ना मायावती आई, और इससे पहले जो पार्लियामेंट के सेशन से पहले जो तमाम अपोजिशन लीडरों की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये दोनों नहीं आए थे। देखिए, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार जब रिजल्ट्स निकले, हमारी सिर्फ 2 सीटें कम थी मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचने के लिए, तो 4 इंडिपेंडेंट्स थे जो जीते थे। और कमलनाथ जी आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी 4 इंडिपेंडेंट से बात हो चुकी है और हमें 4 का सपोर्ट मिल चुका है। तो मतलब कांग्रेस पार्टी ने हाफ वे मार्क क्रॉस कर लिया था, मेजॉरिटी नंबर से हम आगे थे और हम सरकार बना सकते थे। बावजूद इसके, क्योंकि हमारी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है श्री राहुल गांधी जी, उनका मानना है कि सब एक साथ इस वक्त मिलकर चलें, जब देश एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है जहाँ पे जो देश की जो देश पे हुकूमत करती है सरकार, वही इस वक्त देश के हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ने में लगी हुई है, और जो फांसीवादी सरकार है उसको गिराने के लिए इस वक्त सबको एक साथ चलना चाहिए। तो हमने एसपी बीएसपी ने भी एक कदम आगे बढ़कर, सपा और बसपा ने भी एक कदम आगे बढ़कर हमको अलायंस प्लेज किया, हमें सपोर्ट दिया, और हमने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी एक कदम आगे बढ़कर उनका सपोर्ट अपनाया, हमने उन्हें भी स्टेक होल्डर्स बनाया मध्य प्रदेश में। तो मुझे लगता है ये जो भाजपा की ये जो देखिए, एक पुरानी कहावत है, जो दूसरों के घर में झांकते हैं ना उनके अपने घर जल जाते हैं, वो भाजपा के लिए बिल्कुल स्पष्ट बैठती है। इनका सारा ध्यान, आप देखिए, इनकी कोई भी स्टेटमेंट होगी ना वो कांग्रेस से शुरू होगी और कांग्रेस पे खत्म होगी, और बीच में 4-5 बार गांधी फैमिली और नेहरू फैमिली बोल देंगे, बस इनका भाषण उसी में खत्म हो जाएगा। देश की बात, जनता की बात, लोग क्या चाहते हैं वो एक बार भी आप इनके बयान में नहीं सुनेंगे। प्रधानमंत्री से लेके इनके पार्टी अध्यक्ष से लेके इनके सीनियर लीडर से लेके डिबेट्स में जो इनके स्पोक्स पर्सन बैठते हैं उनका भी आप सुन लीजिए, वो शुरू ही कांग्रेस से करेंगे, खत्म कांग्रेस से करेंगे, और बीच में 2-3 बार राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी का नाम। उनके जो स्पोक पर्सन है उनका सामना आपसे हो जाता है, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, कभी वो लड़ाई पर आमादा हो जाते हैं? देखिए, मुझे लगता है जब ये इलेक्शन रिजल्ट अभी अनाउंस हुए थे तो काफ़ी लोगों ने, इनके एक स्टार स्पोक्स पर्सन कहलाए जाते हैं श्री संबित पात्रा जी, उनको लोगों ने डिबेट पे खुले में बाहर आके बाद में बोला था, सीनियर लीडर्स ने जो उन्हीं के साथ डिबेट में बैठते थे, सीनियर स्पोक्स पर्सन रिस्पेक्टिव पार्टीज के, कि हमें लगता है कि जो आपकी पार्टी की हार हुई है उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका भी है, आपका भी बहुत बड़ा हाथ है उसमें, क्योंकि आप जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं डिबेट्स पे, लोगों को उससे भी दिखता है कि आपकी पार्टी किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। वो डिबेट पे भी बहुत हिंसावादी होकर लोगों को धमकाने लगते हैं। मेरे साथ उन्होंने एक डिबेट पे मुझे धमकी दी थी कि मैं अभी बताऊंगा, आपके बारे में बताऊंगा, तो मैंने कहा हाँ जी जनाब बताइए आप। पाकिस्तानी तो नहीं कहा आपको? नहीं, पाकिस्तानी तो वो बहुत बार कहते हैं। वो देखिए, अब ये जो शब्द है ना, जैसे पहले बीजेपी ने जब नई आई थी तो इन्होंने शब्द शुरू किया एंटी नेशनल। पहले आप देखिए एंटी नेशनल कितना बड़ा शब्द होता था, किसी को आप बोल दीजिए देशद्रोही, हालांकि एंटी नेशनल, देशद्रोही बयान, ये वो सेडिशन का ऑफेंस लग जाता है लोगों पे, लेकिन भाजपा ने इसको बहुत नॉर्मल बना दिया। चलते फिरते किसी को देशद्रोही, एंटी नेशनल, आप भाजपा के खिलाफ बोल दीजिए आप एंटी नेशनल, आप आरएसएस के खिलाफ बोल दीजिए आप एंटी नेशनल। तो एक बाजाब्ता ट्विटर पे एक कैंपेन चला था #MeTooAntiNational। फिर भाजपा का लोग अरे ये तो अब आम हो गया, तो फिर भाजपा नया शब्द इजाद करके लाई, अर्बन नक्सल। तो फिर ट्विटर पे फिर कैंपेन चल गया #MeTooUrbanNaxal। अब भाजपा शायद और शब्द इजाद करने में लगी है, तो अब देखते हैं नया क्या आएगा मार्केट में उनकी तरफ से। जिस दिन नतीजा था उस दिन ये भी वो सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा था संबित पात्रा की तरफ से कि अब इस देश में हिंदुओं को हारने का भी हक नहीं है। मेरा पॉलिटिक्स पे बात होती रहेगी, मज़ीद हमारी आपकी मुलाकात होगी। आप एक लॉयर थी और सोशल एक्टिविस्ट थी, तो आपने अचानक पॉलिटिक्स में आने का और कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला कैसे किया, और उसमें भी बराह रास्त आप स्पोक पर्सन बन गई? देखिए,
मैं श्री सुरजेवाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे में कोई टैलेंट और क्षमता देखी, और प्रणव झा जी का भी, जिन्होंने मेरे में कुछ टैलेंट और क्षमता देखी होगी और लगा होगा कि मैं किसी तरह पार्टी को कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हूँ, और एक लॉयर होने के नाते, और मैं डिबेट्स पे एज सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर बहुत जा रही थी, तो मुझे लगा अगर किसी तरह मेरे जैसे लोग अगर वो जो एक शेयर होल्डिंग मार्केट अगर उसको बोल सके, जो पावर कैप्चरिंग लोग होते हैं जिन्होंने लिया होता है, अगर उसमें हम जैसे लोग जाएं जो देश की आवाज़ को रख सकते हैं या सोशल मुद्दों पर बात कर सकते हैं, और यंग वाइब्रेंट लोग पॉलिटिक्स में इस वक्त तो होने ही चाहिए। मुझे लगता है आप देखिए, इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन इस वक्त यूथ है, और मुझे लगता है ये हाई टाइम है कि यूथ आ गया है, पॉलिटिक्स में आए, चेंज जहाँ पे हो रहा हो वहाँ पे आए और अपनी आवाज़ दर्ज कराए, तो बहुत ज़रूरी है। तो आपको डायरेक्ट तर्जमान यानी स्पोक पर्सन बना दिया गया, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और भी नेशनल लेवल पे स्पोक पर्सन, और जो जिससे आपका सामना होता है वो लोग बड़ी पुरतशद्दुद ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, हाथापाई पे उतर आते हैं, तो आप इन सबको कैसे फेस कर लेते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, अब मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ या मैं स्पोक्स पर्सन हूँ या जो भी है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ डेजिग्नेशन है। मैं आपके साथ जब पहले भी थी, मैंने आपको कहा डेजिग्नेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एक बार एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट की बात हुई थी, मुझे लगता है आप किसी भी लेवल पे, चाहे वो ग्रैन्युलर लेवल, बहुत छोटा स्तर क्यों ना हो, अगर आप उससे भी कोई किसी चीज़ को, किसी डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं जो देश के हित में होगा या जो लार्जर पॉपुलेशन के हित में होगा, तो मुझे लगता है आपको ज़रूर आगे बढ़कर उसको पूरे दिल से, पूरी मेहनत से उस काम को निभाना चाहिए। रही बात भाजपा के प्रवक्ताओं का सामना करने की, तो जब मैं इंडिपेंडेंटली भी बोलती थी, हालांकि इंडिपेंडेंटली तो मैं बहुत ज़्यादा उनको बोल जाती थी, जैसे संबित पात्रा जी से, गौरव भाटिया जी से मेरी बहुत तू मैं हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आने के बाद थोड़ी स्थिरता आई है, क्योंकि पार्टी की एक आइडियोलॉजी है कि ये हिंसा, वायलेंस, ये आउटस्पोकन तो खैर आप हो सकते हैं, लेकिन इल बिहेव्ड ये सब नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है वो स्थिरता ज़रूरी थी जो अब आई है, और मैं सीख रही हूँ। तो अच्छे मौका पर कांग्रेस में आपकी इंटरव्यू हुई है जब जीत मिली है 3 स्टेट्स में। देखिए जी, अभी ये जीत मिली नहीं थी जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, जीत तो अभी हाल फिलहाल ही मिली है। लेकिन अगर मुझे कभी भी मौका मिलता भाजपा और कांग्रेस में से चुनने का, तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन करती। देखिए, पॉलिटिकल, अगर बीजेपी की तरफ से ऑफर आता इसी तरह, तो देखिए अब वो ऑफर आया या नहीं आया ये मैं बताऊंगी नहीं, इसे रहने देते हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस पार्टी से आप आइडियोलॉजिकली कनेक्ट कर पाएँ, आप वहीं पे ज़्यादा अपना आउटपुट दे पाएंगे। अगर मेरी और पार्टी की सोच ही नहीं मिलती है और हर लाइन पे डिफरेंस होता रहेगा, फ्रिक्शन आती रहेगी, तो ना मैं पार्टी को कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी, ना पार्टी मुझसे कोई प्रॉफिट ले पाएगी। तो भाजपा में होने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि मैं आइडियोलॉजिकली भाजपा, और मेरी जो बीजेपी एक आइडियोलॉजी प्रमोट करती है, नफरत और हिंदुत्व, फांसीवाद की और हिंसा की, उस आइडियोलॉजी से मैं कनेक्ट नहीं करती। मुझे नहीं लगता आज का कोई भी यूथ कनेक्ट करना चाहिए उस आइडियोलॉजी से। मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी से मिलती थी, जो प्यार मोहब्बत की राजनीति सिखाती है, जिसमें यूथ हैं, वाइब्रेंट है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट खुद इतने यंग हैं, सब गलतियां करके सीख रहे हैं, सीनियर लीडर्स सिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत ही फैमिली टाइप एटमॉस्फेयर है, और इसीलिए मैं कांग्रेस को मैंने चूज़ किया। आया थी पल्लवी शर्मा, जिन्होंने तलाक के मुद्दे पर बात की स्टेट्स के इलेक्शन पर, और फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि हमें सियासत में क्या करना और कैसे इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया पल्लवी शर्मा, और आपको एक मरतबा फिर मुबारकबाद। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millattimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप
हमें अपना ताउन पेश करें। तफसीलात डिस्क्रिप्शन में है।